दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। संसद के दोनों सदनों में आज संसद सत्र का ये दूसरा दिन था और आज भी काफी हंगामा हुआ, खासकर एसआईआर को लेकर कि भाई एसआईआर पर बहस क्यों नहीं कराई जा रही है। जब सहमति बन गई थी, जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, जो कार्य मंत्रणा समिति होती है पार्लियामेंट की, उसकी बैठक में ऑलमोस्ट एक सहमति बनी थी कि हाँ, इस पर बहस करेंगे, भले ही उसका टॉपिक या शब्दावली कुछ भी रख दी जाए, लेकिन इस पर बहस कराने पर एक सहमति बन गई थी। तो फिर तारीख के नाम पर कि किस तारीख को हो, किस समय न हो, इसको लेकर इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सरकार अपने ढंग से करती है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो कोई ना कोई पेंच निकालते रहते हैं। कभी कटाक्ष करते हैं कि अरे भाई हार गए हैं चुनाव, तो बौखलाए हुए हैं, अब डिमोरलाइज्ड हैं तो कुछ तो करेंगे। इस तरह की शब्दावली बड़े बड़े नेता संसद में बोलते हैं, जैसे लगता है कि वो जब से पैदा हुए हैं, जब से उनकी पार्टी का जन्म हुआ है, तब से सारे चुनाव वो जीतते ही आते। भाई कितनी बार जनसंघ हारी है, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी हारी है। और सवाल इस बात का है कि आज भी अगर विपक्ष हार रहा है तो कई जगह किस तरह हार रहा है, किन कारणों से हार रहा है, वो अपने बहस के विषय ये सब है। बहरहाल हम उस पे नहीं अभी डिटेल्स में जाएंगे। हमारा आज का विषय है एसआईआर। संसद में एसआईआर को लेकर मंगलवार को चर्चा फाइनल हो गई है, यानी आज मंगलवार है, अगले मंगलवार को। जबकि विपक्ष चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस पर चर्चा हो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है कई स्टेट्स में, बिहार के बाद 12 स्टेट्स में। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, इसी से जुड़ा हुआ, एसआईआर से जुड़ा हुआ मुद्दा है आज की चर्चा का, वो है कि इंडियन एक्सप्रेस ने आ, अभी एक बहुत बड़ी खबर आज छापी है। महत्वपूर्ण खबर है, कम से कम इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ समस्याएं जो हैं, उनको लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, या जो अलग अलग एक सोच या अलग अलग राय है, कोई बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत आपस में इतनी ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिबेट है कि कोई प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, लेकिन प्रशासनिक कामकाज के तौर तरीके पर जरूर कुछ मतभेद उभर कर सामने आए हैं। और सुखबीर सिंह संधू, जिनका नाम है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, ज्ञानेश कुमार जी से उनकी असहमति के बारे में पहले भी चर्चा रही है, लेकिन ये चर्चा इसलिए इस समय खुलकर आ गई है, जो एक्सप्रेस ने छापा है, कि उन्होंने 24 जून को जो एक सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी हुआ था एसआईआर का, उसके ड्राफ्ट में कुछ सुझाव दिया था कि वो फाइनल जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन वो उस रूप में नहीं आया और वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया गया। वो क्या है, क्यों है, ये सब क्या हो रहा है कि कमिश्नर्स की भी सुनी नहीं जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है वो यूनानिमस एक आम सहमति बना करके डिसीजन किए जाते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि इस पर एक बहुत मशहूर वकील, आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई से पूछा भी था कि भाई ये फैसला जब हुआ तो कैसे हुआ, लेकिन उसका कोई जवाब ठीक से आया नहीं। तो हम इन्हीं कुछ विषयों पर आज बात करेंगे, इन्हीं कुछ मुद्दों की चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को, पार्लियामेंट को, देश की राजनीति को समझने वाले दो बहुत ही विद्वान, बहुत ही समझदार संपादक मौजूद हैं आज चर्चा में। हमारे साथ हैं एम के वेणु, द वायर के फाउंडिंग एडिटर, और साथ में वो द हिंदू के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रह चुके हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार हैं। मुकेश कुमार टेलीविजन की दुनिया के बड़े नामचीन पत्रकार हैं, और टेलीविजन छोड़ने के बाद वो लगातार सत्य हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्य हिंदी के वो संपादक हैं और आप उनको अक्सर कार्यक्रमों में देखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, एम के वेणु और मुकेश कुमार। मुकेश जी, शुरुआत आज आपसे करते हैं। आपको क्या लग रहा है, हम पहले पार्लियामेंट पर बात करें और इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की उसी स्टोरी पर आएंगे। पार्लियामेंट में क्या आपको लगता है कि एसआईआर को लेकर जो इतना हंगामा हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं थी? अगर सरकार ने तत्काल घोषित कर दिया होता कि हम इसी सप्ताह अभी कराने को तैयार हैं, यानी 1-2 दिन के अंदर, ये ट्यूसडे तक क्यों खींचा गया है? आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स नजर आ रही है? देखिए, सरकार का अगर आप रवैया देखते रहे हैं पिछले सत्रों में भी, तो वो डंडे से हाँकने वाली शैली में संसद को चलाना चाहती है। अपने तरीके से वो विपक्ष की सुनना नहीं चाहती है। विपक्ष जब तक पूरा दबाव नहीं बना देता है, तब तक। पिछले सत्र में तो
एसआईआर पर बात करने की तैयार भी नहीं हुई थी सरकार। बात ही नहीं हुई थी, साफ साफ मना कर दिया था कि ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे सदन में। अब जाकर तैयार हुई है, एसआईआर पर इतने सारे विवाद खड़े हो गए हैं, लेकिन लगता है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव हो गए और उसको लग रहा है कि अब बिहार में एसआईआर हो गई, चुनाव हो गए हैं, तो अब बात की जा सकती है। लेकिन उसके पहले उसने विपक्ष को पूरी तरह से सताया, परेशान किया, डिमोरलाइज़ किया। आप प्रधानमंत्री के भाषण को देखिए कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ड्रामा और डिलीवरी कौन सबसे ज़्यादा इस देश में इस समय कर रहा है, ये पूरा देश जानता है। तो विपक्ष तो एक बिल्कुल जेन्युइन मांग कर रहा है। इतने सारे रहस्योद्घाटन हुए हैं, चुनाव चोरी के, वोटर लिस्ट में फ्रॉड के, डुप्लीकेसी के, इतने सारे मामले आ गए हैं कि अब तो किसी को शक भी नहीं रह गया है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों को भी शक नहीं रह गया है कि इस देश में चुनाव किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन वो बहस करने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा करने के लिए समय देने को तैयार नहीं है। और प्रायोरिटी देखिए, वंदे मातरम पर पहले बहस होगी। मना नहीं किया विपक्ष ने कि वंदे मातरम पर हम चर्चा नहीं करेंगे, तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये एक दिखाना कि एक तो ये कि ये हमारा अधिकार है कि हम तय करेंगे, जबकि होता ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बिज़नेस एडवाइजरी कमिटी में तय करते हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, किन पर नहीं होनी है। लेकिन विपक्ष को सत्ता पक्ष ने एक दूसरे पायदान पर ले जाके खड़ा कर दिया है। इस तरह से वो पेश आ रहा है जैसे उसकी ज़रूरत ही ना हो। हम हैं, बस हम हैं और हम अपने अंदाज में संसद चलाएँगे। यही रवैया आप लोकसभा अध्यक्ष का देखेंगे और राज्यसभा के सभापति का देखेंगे, वो भी इसी ढंग से बिहेव करते हैं। तो ये पूरे सरकार का चरित्र इस ढंग से निकल कर आया है और एसआईआर के मामले में यही जिद है। हालाँकि वो डरी हुई भी है कि इतने सारे एक्सपोज़े हुए हैं, तो ये सारे मुद्दे उठेंगे, सदन में चर्चा होगी और रिकॉर्ड में जाएँगे, इसकी चिंता ज़रूर सता रही होगी, लेकिन शायद अब कोई रणनीति इस तरह की बनाई होगी कि ज़्यादा बोलने ही मत दो, मज़ाक उड़ाकर इनको खारिज कर दो, कोई दूसरे मुद्दे खड़े कर दो, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन एट लीस्ट शुक्र है कि अपोज़िशन के लगातार विरोध करने के बाद सरकार अब तैयार हुई है कि मंगलवार को चर्चा होगी। देखना ये है कि मतलब देखिए पहले दिन से ये कह रही है वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होगी और एसआईआर जिससे पूरा देश उद्वेलित है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये रवैया दिखा रहा है, बिल्कुल एक ऑटोक्रेटिक तानाशाही प्रवृत्ति साफ दिख रही है। ये संसद जो हम लोग बार-बार बात करते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं के साथ किस तरह से ये व्यवहार कर रही है, ये उसका एक और उदाहरण हमको एक बार फिर से देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि पिछले 11 सालों में हमने ये होते हुए नहीं देखा है। तमाम ज़रूरी मुद्दों पर संसद में बहस करने से भागती रही है सरकार, बहस नहीं होने दी है, किसी तरह की जवाबदेही उसने नहीं दिखाई है, किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन से गायब रहते हैं, बहुत कम उपस्थित होते हैं, केवल बोलने के लिए आते हैं, कभी दूसरों को सुनने के लिए आते नहीं हैं। तो एक पूरा रवैया संसद के प्रति इस सरकार का है, वो उसे बहुत सम्मान नहीं दे रही है, ना विपक्ष को, ना संसदीय व्यवस्था को। ये एक बार फिर से ज़ाहिर हो गया। आपने वंदे मातरम की चर्चा की तो मुझे याद आया कि अभी पिछले दिनों ही बाकायदे एक एडवाइजरी जारी हुई थी सदनों दोनों सदनों की तरफ से संभवतः या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि भाई वंदे मातरम और जय हिंद ये दोनों जो स्लोगन है वो संसद के दौरान सत्र के दौरान हाउसेज में दोनों हाउसेज में बिल्कुल न लगाया जाए। इसको एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि इस तरह के नारे न लगाए जाएं। अब वंदे मातरम पर चर्चा करा रहे हैं, आश्चर्यजनक है, बड़ा अद्भुत है। तो खैर हम लेकिन मुकेश जी ये जो आपने पार्लियामेंट के बारे में बात की, इससे जुड़ा एक और प्रश्न जो है एसआईआर से जुड़ा, हालांकि एसआईआर पर डायरेक्ट वो बहस नहीं करा रहे, एसआईआर उसमें शामिल होगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन्होंने टाइटल दिया है बहस का। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि नाक नाक पकड़ रहे हैं लेकिन घुमा करके पकड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं एम के वेणु, आपने इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी आपने देखी है आज, जो एसआईआर
और एक खास तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाती है, वो ये कि सुखबीर सिंह संधू जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने 24 जून को जो एसआईआर पर अधिसूचना जारी हुई थी, उसके ड्राफ्ट में कुछ सुझाव दिए थे और उन सुझावों को कोट किया इंडियन एक्सप्रेस में। वो मैं आपको सुना भी सकता हूं। वो ये है कि, या आपने पढ़ा होगा, लेकिन अपने दर्शकों के और श्रोताओं के लाभ के लिए मैं सुना देता हूं कि उसमें यह कहा गया था कि कमजोर वर्गों को सुविधा देना, खासकर जो जेन्युइन वोटर्स हैं, नागरिक हैं, खासतौर पे बुजुर्ग, बीमार, अपंग, विकलांग, ऐसे लोगों को हैरेस ना हो, वे हैरेस ना हो, वे परेशान ना हो, कठिनाई ना उनको महसूस हो, तो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने की थी। इसको एडिट कर दिया गया और नागरिकों जो शब्द है उसके बाद वो लाइन बिल्कुल अधूरी छोड़ दी गई नोटिफिकेशन में। और इसके बाद नीचे के पैराग्राफ में फिर संधू साहब की कुछ जो चिंताएं हैं उनका एक हिस्सा जोड़ा गया, बहुत मामूली हिस्सा। तो ये जो सामने बात आई है कि इलेक्शन कमिश्नर जो 3 हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हैं, लेकिन तीनों बराबर हैं निर्णय के मामले में, तो आखिर इलेक्शन कमीशन को चला कौन रहा है? अगर एक इलेक्शन कमिश्नर कोई बात कहता है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं होती है बात किसी भी नोटिफिकेशन में या फाइल पर। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। सवाल करने पर आप उजागर नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आरटीआई किया था अंजलि भारद्वाज ने, उसका भी जवाब नहीं मिला था। इलेक्शन कमीशन में जो ये हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन एक आदमी केवल चला रहा है या उस आदमी के पीछे कोई और आदमी चला रहा है? आपको कैसे, ये इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पर आपकी क्या टिप्पणी है? तो इसमें उर्मिलेश जी, ये जो बात, ये किस्सा हुआ है जो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, ये फिर से वही बात हमें दर्शाता है जो इलेक्शन कमीशन पहले भी हुआ है। जैसे आप सही कह रहे हैं, इस वक्त शायद जो कमिश्नर हैं, जो जिन्होंने अपना सुझाव दिया, वो उस सुझाव को आप एक तरह से इस तरह भी देख सकते हैं कि वो ये कहना चाहते थे कि इतना बड़ा मास एक्सरसाइज इस देश में आप करने से पहले आप इसको जरा सोचिए, थिंक इट थ्रू कि कैसे होगा ये। क्योंकि ये बात तो, ये तो जाहिर है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक सिंघवी साहब ने भी कल जो तर्क दिया है, फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो 3-4 दिन पहले जो बेंच के सामने रखा है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मास एक्सरसाइज का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसकी कोई पावर ही नहीं है पार्लियामेंट के जरिए। जो बात जो सिंघवी साहब ने रखी थी जजेस के साथ, 2 जज बेंच थे और उसमें जजेस ने आपस में काफी सलाह मशवरा का 8-9 मिनट उन्होंने इस जो सिंघवी साहब का जो फाउंडेशनल जो मूलभूत तर्क जो दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का, वो बात हम सबको दिख रहा है। वो एक एलिफेंट इन द रूम जैसे कहते हैं, वो हम सबको नजर आ रहा है कि इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इलेक्शन कमीशन को जो पावर्स मिली है पार्लियामेंट से, उसके तहत किसी मास एक्सरसाइज का ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस कि आप शुरू से आप लोगों से फॉर्म भरवाएं और उनसे कहें प्रूव करें कि वो जेन्युइन वोटर है या जेन्युइन सिटीजन है। उन्होंने उन दोनों को जोड़ दिया, वोटर सिटीजन। तो ये मेरे ख्याल जो नोट जो आपने जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जिन्होंने सुझाव अटैच किया, जो इन्होंने इसको एडिट किया, वो उनका इशारा उसी की तरफ था। मेरा मानना है कि उनका इशारा केवल कोई टेक्निकल इशू नहीं था। अब वो डरे हुए होंगे, नहीं कह पा रहे होंगे। क्यों डरे हुए होंगे? क्योंकि उन्होंने पहले वाले किस्से देखे जो अशोक लवासा साहब ने जब 2019 इलेक्शन में जो जिस तरह की कैंपेन चलाई जा रही थी मोदी और अमित शाह के जरिए, उनका क्या हाल हुआ? उन्होंने रिजाइन कर दिया 2020 में। उनके खिलाफ बड़े केसेस, उनके फैमिली के खिलाफ केसेस, उनकी वाइफ के खिलाफ केसेस, सिस्टर के, उसके बाद बेटी के खिलाफ केसेस। ये सारा बैकग्राउंड मैं इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, उसका ये बैकग्राउंड है। और जिस कमिश्नर साहब ने ये सुझाव रखा, उनके दिमाग में ये डर तो होगा कि पहले कमिश्नर साहब लोगों के साथ क्या हुआ है। उसके बाद अरुण गोयल ने एकदम बिल्कुल
नॉन ट्रांसपेरेंट सर्कमस्टांसेस में, कोई पारदर्शिता नहीं थी, रिजाइन करके चले गए 2024 इलेक्शन से पहले। क्यों गए उसका आज तक किसी को नहीं पता। तो ये दो चीजें दर्शाता है कि ये लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद चलाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकी कमिश्नर को दबा के रखता है। और वही चीज जो हमने 2019 में देखी, 2024 में इलेक्शन से पहले देखी, जिसकी वजह से वो अरुण गोयल छोड़ के चले गए। कोई कुछ बोलता नहीं है, डर है सबको। अब हो सकता है कि ये साहब भी डरे हुए हो और वो सीधी तरह पूरी बात रख नहीं पाए हो, और जो रखी बात उसको भी इन्होंने उसको एडिट कर दिया। इसका तो जवाब देना पड़ेगा इनको। और ये फिर साफ ये दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अब जैसे किसी साहब ने कहा कि अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस लेवल पे अब वो ले आए हैं कि वो अब जैसे किसी ने कहा कि वो अब इलेक्शन कमीशन अब एनडीए कोalition का आउटसाइड सपोर्टर हो गया है। मतलब अंदर काम नहीं कर रहा मगर बाहर से सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज तो बिल्कुल साफ है। और इस पे भी बहस होगी। अभी जब होगी बहस तो इस पे भी होगी और कई चीजों पे बहस होगी। और जिस तरह इन्होंने एसआईआर करवाया, अब हमें बताया जा रहा है कि बिहार के जो फाइनल लिस्ट में भी आपने देखा 14 लाख जो प्यूरिफाइड लिस्ट है, जो पूरा जो कमिश्नर जो सीईसी कह रहे थे कि अब सब ठीक हो गया है, उसमें 14 लाख डुप्लीकेट और फेक वोटर्स थे। तो मैंने किसी से पूछा, किसी पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से पूछा है कि उसको फिर इन्होंने एड्रेस क्यों नहीं किया। इनके पास डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उन्होंने बताया कि उसको एड्रेस करने के लिए टाइम ही नहीं था। इतनी हबड़ा दबड़ी में इन्होंने करा है और इलेक्शन सर पे आ खड़ा हुआ, और उन्होंने कहा कि इसको जाने दो, बाद में कर लेंगे। तो वो लिस्ट जो थी जिसके बेसिस पे इलेक्शन हुआ है, मेरे हिसाब से वो खुद ही मतलब एक किस्म से उसको इलीगल करार दे सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट फेक वोट्स को आप इलीगल, उस लिस्ट को अगर आप नहीं मानते, अगर वो लीगल लिस्ट है, तो ऐसी चीजें हो रही हैं। और हमें सबको पता है कि किस तरह ये सरकार डिसरप्शन क्रिएट करती है, टाइम नहीं देती। कि सर्कमस्टांसेस जिस तरह एसआईआर जो लाया गया, ऑपोजिशन को पूरा डिस्ट्रैक्ट किया। इलेक्शन के बाद सब ऑपोजिशन लोगों ने कहा भी, तो बिल्कुल ही 2 महीने तो इनको बिल्कुल ही ऑपोजिशन को किसी और डायरेक्शन में ले गए। जो इलेक्शन लड़ना था उस पर फोकस नहीं कर पाए। और भी इसमें कई इश्यूज हैं और देखते हैं पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है, सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी डिस्कस होना चाहिए, और वोटर्स लिस्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और ये सारी जो जिस तरह का कैंपेन होता है, और जिस तरह का इलेक्शन जो 6 बजे अगर इलेक्शन फॉर्मली क्लोज होता है तो 6 और रात को 11 के बीच में कितनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, और फाइनल जो पोल होता है उसके और काउंटिंग के बीच में कितनी परसेंटेज बढ़ी। ये तो मौका है कि ये सब पार्लियामेंट में लाना चाहिए। और इसमें बीजेडी जो है, बीजू जनता दल, मेरे हिसाब से उर्मिलेश जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बीजू जनता दल ने जो पिटीशन इलेक्शन कमिश्नर को दिया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, दिसंबर 2024 में इलेक्शन हारने के बाद, उसमें इतने तथ्य थे जो दिखाते थे कि जो फाइनल जो पोलिंग नंबर रात को 11 बजे और काउंटिंग के बीच में 12% का फर्क, मतलब ये तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते ये कैसे हुआ। और उसका और वो उनसे मिले भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। मुझे बीजू जनता दल के लोग बताते हैं जब मिले तो उन्होंने ठीक से व्यवहार भी उनके साथ ठीक ठाक नहीं करा। उन्होंने कहा कि अरे आप उनको कहा गया कि आप ज्यादा एग्रेसिव ना हो। वो ऑब्वियसली बड़े उत्तेजित थे कि ये कैसे हो गया। तो ये, और बीजू जनता दल में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, एटलीस्ट लोकसभा में उनकी बीजेपी के तुलना में 0.3 या 4% वोट शेयर ज्यादा आई थी, और सीटें आई 0। अब ऐसी चीज हमने कभी कल्पना हमने तो नहीं करी है। आप मुकेश जी बताएंगे, ऐसी कल्पना कभी किसी ने करी है क्या? आपका वोट शेयर ज्यादा है मगर सीटें 0 आई है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, मैं पिछले वक्तव्य में नहीं बोल पाया। किस तरह से देश भर में बीएलओ हाहाकार मचा रहे हैं। कितने बीएलओज ने आत्महत्याएं की हैं, कितनी की मौत हो गई है, वो आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच रहा है। और इतनी होने के बावजूद ना तो हमारी सरकार हिल रही है, ना चुनाव आयोग
ये इतना संवेदनशील है कि भाई एसआईआर को थोड़ा और लंबा समय दे दें। बढ़ाया भी तो 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। तो आप देखिए कि एसआईआर को लेकर पूरा सिस्टम किस तरह से लगा हुआ है। तो ये अपने आप में एक संदेह की बात है कि आखिरकार जहां चुनाव अभी नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव 2027 में है, तो अभी तुरंत आपको एसआईआर क्यों करवाना है? क्यों आप उसके लिए 6 महीने, 8 महीने, साल भर का समय नहीं ले सकते हैं? इसलिए ये एक और चिंता का विषय है और इसलिए भी अपोजिशन चाह रहा था कि तुरंत चर्चा हो। उसके लिए वो तैयार नहीं हुआ। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतने लाखों आपने हमने सबने वीडियो देखे उनके। तो आत्महत्या करने वाले अपने वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल। शिकायत कर रहे हैं कि उनको फला जातियों के वोट काटने के लिए कहा गया है। ये सारी शिकायतें आ रही हैं और सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से ही आ रही हैं। नहीं, लेकिन एक बीएलओ ने तो ये कहा, मुकेश जी आपको याद दिलाऊं और आपको याद होगा कि हमें कहा गया कि दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोटों को आप कम करो, उनके उनके मतदाताओं के नाम ड्रॉप करो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र कर रहा था। तो ये सब हो रहा है एसआईआर के आड़ में। अब इतना सब कुछ हो रहा है, अगर विपक्ष उत्तेजित है, तो आप कह रहे हो कि वो हताश है, हार गया इसलिए ये सब चीजें कर रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि सरकार ये एसआईआर की आड़ में क्या कर रही है। पूरे इलेक्शन को अपने मुट्ठी में ले रही है। अपोजिशन के पास रास्ता नहीं है कोई। वो चुनाव दर चुनाव हार रहा है, आंकड़े दे रहा है, बता रहा है कि कैसे-कैसे धांधली हो रही है। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। आप देखिए कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ज्ञानेश कुमार की भाषा क्या होती है, अंदाज क्या होते हैं। अभी आपने वेणु जी से पूछा, ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई और है। हम सब जानते हैं कौन है पीछे। जो जिनके साथ वो निकटता के साथ काम कर रहे थे मिनिस्ट्री में, जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है, वही है उनके पीछे, वही मास्टरमाइंड है। उन्हीं के कहने पे ये सब हो रहा है। और आपने ठीक ही हवाला दिया कि ये इलेक्शन कमीशन में ये जो आपसी मतभेद हैं, वो आज के नहीं हैं, पहले से चले आ रहे हैं। आपने अशोक लवासा के साथ क्या-क्या नहीं किया, उनके परिवार के साथ किस तरह से व्यवहार किया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उनकी पत्नी, उनके बेटे के संस्थानों पर छापे मारे आपने। और फिर अरुण गोयल तो बंगाल के चुनाव के जिस तरह से आयोजित की जा रहे थे, उसी से वो असंतुष्ट थे और कुछ ही दिनों में उन्होंने तौबा कर ली। तो ये पूरा इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो है, वो अपने आप में बड़ा संदेहास्पद है, विवादास्पद है। ये चर्चा होनी चाहिए इस पर। लेकिन मुझे संदेह है कि लोकसभा में या संसद में जो भी चर्चा होगी, उसका कुछ अर्थ निकलेगा। ये एक आई वॉश जैसा होगा, विपक्ष को बोलने का थोड़ा मौका मिल जाएगा और सत्तारूढ़ दल भी कह देगा कि हमने बहस करवा दी, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ये बार-बार एक पैटर्न है जो हम हर बार देख रहे हैं। तमाम जितने महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, उनको इसी ढंग से संसद में ट्रीट किया जाता है। अंत में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और 1.5 घंटे का, 2 घंटे का भाषण देंगे और उन तमाम चीजों को स्किप कर जाएंगे जो सचमुच में चिंता के विषय हैं। अपने ढंग से राहुल गांधी पर हमले करेंगे, विपक्ष पर हमले करेंगे और मामला आया गया हो जाएगा। तो ये बड़ा दुखद है कि संसद का स्तर इस नीचे तक गिरा दिया गया है, निचले पायदान पर पहुंचा दिया गया है, जहां कोई सार्थक बहस और सार्थक निष्कर्ष की गुंजाइश खत्म हो गई है। अभी मुकेश जी, वेणु जी जो बात कर रहे थे तो उन्होंने एक टिप्पणी की, बड़ा मर्मस्पर्शी या यूं कहा जाए बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी कि भाई ये केवल टेक्निकल मामला नहीं है जो वो अपनी टिप्पणी में उठा रहे हैं। कुछ कहना और बड़ा था, लेकिन बहुत सारे कारणों से शायद लोग कह नहीं पा रहे हैं। खासकर सुखबीर सिंह संधू के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, नाम नहीं लिया। तो मैं आपसे इस बारे में ये समझना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक और श्रोता जो सुन रहे होंगे आप दोनों को, उनके दिमाग में ये बात बन रही होगी कि आखिर वो क्या वजह है कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं और केवल टेक्निकल सवाल उठा देते हैं। लगता है कि ये टेक्निकल है, लेकिन उनके पास बड़े सवाल हैं उनके पास। तो क्या अभी सुखबीर सिंह संधू के संदर्भ में आपने लवासा साहब का नाम लिया, आपने गोयल साहब का नाम लिया,
क्या ऐसी संस्थाओं में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं लेकिन जिनको बिल्कुल दबा कर रखा गया है, क्या कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा है? क्या ज़मीर जाग रहा है और उससे ये कुछ कुछ चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीजें? बिल्कुल, एक-एक करके 3 चुनाव आयुक्त ने अगर अपनी तरह से ये असंतोष ज़ाहिर किया है, असहमति ज़ाहिर की है, तो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग में भी अभी आप देखिए कि राहुल गांधी ने भी अपने प्रेज़ेंटेशन में इशारा किया था कि चुनाव आयोग के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं। और ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस को इसके लिए शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। अन्यथा सरकार ने जिस तरह से घेरेबंदी कर रखी है, जिस तरह से दीवारें खड़ी कर रखी मीडिया के लिए, वो कहीं से कोई खबर निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये ड्राफ्ट को वो पढ़ पाया, ड्राफ्ट की कॉपी हासिल हुई उसको और उसने ये सारी चीज़ें पब्लिक में ला दी। ये बहुत बड़ी बात है। इस सिस्टम में बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ें निकाल पाना। तो ये सामने आया और इसने पूरी परतें खोल के रख दी कि जिस भाषा में बहुत ही सधे हुए शब्दों में और 2.5-3 लाइन में ही सुखबीर सिंह संधू ने अपनी बात रख दी थी। कमजोर वर्ग, बिल्कुल उसमें बाकायदा वहीं पर निशाना है। आप अगर पूरे लाइनों को पढ़ें, जिस पर बार-बार सवाल उठते रहे हैं कि एसआईआर का मकसद क्या है? किनको ये वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं? कौन है वोटर लिस्ट में लोग जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको बाहर कर दिया जाए। ये पूरी उस भाषा का अर्थ है और यहीं पर चोट पड़ी है। और जब आप उसको अपने फाइनल ड्राफ्ट में शामिल करते हैं, तो उसमें से कुछ चुनिंदा चीजें उठाते हैं जो आपके लिए असुविधाजनक ना हो और उनको आप स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पूरा दिख रहा है कि कोई सामंजस्य चुनाव आयोग में नहीं है। और वहाँ लोगों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण भी नहीं किया है। वो अपनी सीमाओं में रह के भी अपना काम कर रहे हैं। जी, वेणु कुछ जी। इसमें 2 बातें और मैं कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ जो मुकेश जी ने कही। ये तो कमजोर वर्ग की बात कर रहे थे जो संधू साहब ने लिखा, जो इशारा सही था। उर्मिला जी, हमारे वायर में एक पूर्व आईएएस अधिकारी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन, बड़े जाने माने एग्रीकल्चर मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उनके साथ एक साइंटिस्ट हैं, वो भी सरकार में रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है जॉइंट, कि वो खुद नहीं ढूंढ पा रहे कि 2003 में जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां में किस बूथ में उनका नाम था और उनको मिल ही नहीं रहा। तो उन्होंने वो लेख लिखा है, जो मुझे नहीं मिल रहा, जो मैं पढ़ा लिखा आदमी, जो मैं इस सिस्टम में रहा हूँ, सिस्टम को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, सिस्टम को चलाया मैंने। तो आप सोचिए जो 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 गरीब आदमी है या जो अनपढ़ है, जो ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं, वो कहां से ढूंढ पाएंगे। और यही बात सिंघवी साहब ने 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो आर्गुमेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी वाला, उसमें एक उन्होंने कहा कि कोई अपने माँ बाप का अगर सर्टिफिकेट ना ला पाए तो आप उन्हें कैसे वोटिंग से रोक सकते हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही, मतलब इन्होंने इतना केओस फैला दिया है कि इसको ठीक करे बगैर हम मेरे हिसाब से हमारी इलेक्शन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। और इसमें उर्मिला जी, एक और इंटरेस्टिंग इसमें मुद्दा ये है, मैं आपको बताता हूँ, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रावत साहब ने हमारे वायर में करण थापर को इंटरव्यू में बताया। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो जाके फिजिकली चेक करें, जो बीएलओ करता है कि ये सारी कंप्लेंट्स आई हैं, अगर 14 लाख अगर डुप्लीकेट्स आई हैं, तो उन 14 लाख डुप्लीकेट्स को एक तो सॉफ्टवेयर से आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं, वो तो डिजिटली बन सकता है, जो वो भी ये लोग हमें डिजिटल लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर लगा के देख सकता है। उसके बाद उनको फिजिकली जाके वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और कई स्टेट्स में, हरियाणा में जैसे हुआ है, एक औरत है जिनके नाम पे 223 वोट्स हैं। अब एक इंडियन एक्सप्रेस उनके पास गया, उन्होंने कहा मेरा वोट तो है चंडीगढ़ से, मगर बाकी 222 वोट किसके पता ही नहीं। अब वो सारी चीजें बीएलओ को या इलेक्शन कमीशन के जो
उनको चेक करना है। तो रावत साहब ये बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। इनफैक्ट वो ज्यादातर उनका अपना एक कार्डर है जो रेगुलर इलेक्शन कमीशन में काम करता है, बाकी जो काम करने वाले लोग वो और डिपार्टमेंट से लेते हैं, टीचर्स हुए, इधर हुए, कॉलेज के लेक्चरर्स हुए, सरकारी। उसके अलावा उनके पास कोई ट्रेंड जो कैपेसिटी बिल्डिंग जिसे कहते हैं। अब इन्होंने क्या करा हुआ है, बीजेपी ने इतनी सारी इतना केओस क्रिएट कर रखा है वोटर्स लिस्ट में, इतनी धांधली हो चुकी है कि अब आपको एक आर्मी की जरूरत होगी इसको वेरीफाई करने के लिए, नहीं तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। वो तो ऐसे ही चलेगा जैसे बिहार में 14 लाख जो डुप्लीकेट वोट के साथ ही उन्होंने कर दिया इलेक्शन। तो ये तो बिल्कुल इलीगल है ना, ये ऐसा इलेक्शन तो हम मान ही नहीं सकते। इसका कोई मॉरल कोई वो ही नहीं है, इसका कोई मॉरल बेसिस नहीं हो सकता है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है जिस पर भी बात की जानी चाहिए मुझे लगता है, किस तरह से ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को सिटीजन एक्ट से जोड़कर आरएसी का रूप देने की कोशिश की, बिल्कुल एनआरसी का रूप देने की कोशिश की, बाद में उसको वापस वो लाए। तो जाहिर है कि ये भी इंटरनल डिस्कशन में आया होगा और शायद किसी चुनाव आयुक्त ने उस पर आपत्ति खड़ी की होगी, कहीं से कोई दबाव आया होगा, या बाद में से शायद सुप्रीम कोर्ट से भी दबाव आया कि आप इस एक्ट के साथ जोड़कर कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक मंशा किसकी है ये आप समझ जाइए, एनआरसी किसका एजेंडा है और चुनाव आयोग क्यों उस एजेंडे पर काम करना चाहता था। तो ये सारे डॉट जो है जुड़ रहे हैं आपस में, कहीं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती इसमें ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जटिल, जो मुकेश जी कह रहे हैं इसको मैं, जो सिंघवी साहब ने जो आर्ग्यू किया था अभी 4 दिन पहले, उन्होंने साफ बोला था कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो पार्लियामेंट से डिराइव होती है अंडर दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। उसके बाहर कोई पावर नहीं है। आप कोई सिटीजनशिप एक्ट आपको अमेंड किया, उसका पावर इलेक्शन कमीशन को नहीं मिल सकता। वो अगर कुछ करना है तो होम मिनिस्ट्री अलग से करे, वो आप इलेक्शन कमीशन के थ्रू नहीं थोप सकते। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जो उन्होंने कहा है, जो सिंघवी साहब ने जो वहां पे कहा। लिमिटेड पावर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर, मैस एसआईआर का कोई प्रावधान नहीं है प्रिजम्पटिव बेसिस पे कि आप शुरू से एक लिस्ट बना लें कि आप प्रूव करें कि भाई आप जेन्युइन वोटर हो या सिटीजन हो। और उन्होंने ये भी बोला कि उसमें केवल इंडिविजुअल, जो फॉर्म 7 में इंडिविजुअल एप्लीकेशन ही आ सकती है। कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा कि भाई ये वोटर सही नहीं है या ये सिटीजन नहीं है, वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के थ्रू आ सकती है। सिंघवी साहब ने पूरा एक्ट को समझाते हुए बोला कि मैस एक्सरसाइज नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों, आपने आज की चर्चा हमारी सुनी और मैं समझता हूं कि एम.के. वेणु साहब और प्रोफेसर मुकेश कुमार दोनों ने जितने महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने लाया है। आपको कैसी लगी आज की चर्चा जरूर बताइएगा। आप हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, शिकायत करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और आपसे हमको सबक भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार। थैंक यू।